हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का ईवीएस बुक का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने शामिल किया है परिवार नामक चैप्टर। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले थ्योरी और उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो गाइस आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज की वीडियो हमारी किस पर बेस्ड होगी? एनसीईआरटी बेस्ड होगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला चैप्टर दिया है परिवार। तो इसमें आपको याद रखना है, पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार सामाजिक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। बस आपको इतना याद रखना है कि परिवार क्या है, एक समूह है। किस तरह का समूह हो जाएगा? प्राथमिक समूह। आइए अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स कि परिवार का अर्थ क्या होगा और परिभाषा क्या होगी। है कि परिवार शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? फैमुलस शब्द से, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? समूह। आइए अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है अरस्तू के द्वारा। आपको याद रखना है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तू के द्वारा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम बात करें परिवार के प्रकार की, तो मुख्य रूप से परिवार के कितने प्रकार हो जाएंगे? दो प्रकार, एकल और संयुक्त। नंबर एक हो जाएगा एकल परिवार और नंबर दो हो जाएगा संयुक्त परिवार। अगर हम बात करें एकल परिवार की, तो एकल परिवार किसे बोलेंगे? जिसमें एक ही तरह के माँ बाप, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे? माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे। तो आपको याद रखना है बच्चे भी किस तरह के हैं? उनके अविवाहित बच्चे। और परिवार कैसा होगा? छोटा। दूसरा परिवार की हम बात करें तो दूसरा किस तरह का परिवार हो जाएगा? संयुक्त परिवार। और ये कैसे होंगे? बड़े परिवार। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन हो सकते हैं। तो संयुक्त परिवार में क्या होंगे? बात करें अगर हम एकल परिवार की, तो इसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। संयुक्त परिवार की अगर हम बात करें तो कौन कौन होंगे? दादा दादी, फिर उनके बच्चे जैसे ताऊ ताई, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ। तो ये सब किस में आ जाएंगे? संयुक्त परिवार में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो इसमें आपको याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आइए देखते हैं। एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है वह दिया है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। तो जो लोग देख नहीं सकते, कुछ पॉइंट हैं आप जिसे आपको याद रखना है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए खास तरह की किताबें तैयार की जाती हैं। खास तरह की किताबें जो तैयार की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम ब्रेल। ब्रेल में क्या किया जाता है? मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो कागज कैसा हो जाएगा? मोटा कागज। औजार कैसा हो जाएगा? नुकीला औजार। और इस पर क्या लिखा जाता है? बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। अब इस कागज पर क्या होता है? हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो लुइस ब्रेल की बात है ये। तो लुइस ब्रेल कहाँ थे? फ्रांस के निवासी हैं। कितने साल के थे ये? 3 साल के थे जब इनकी एक नुकीले औजार से आंख में चोट लग गई थी और इनकी आंख खराब हो गई थी। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उनकी पढ़ने में रुचि थी, जिस कारण उन्होंने किसका निर्माण किया? ब्रेल लिपि का। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी हो जाएंगे? फ्रांस के। नुकीले औजार के कारण इनकी आंख खराब हो गई थी, पढ़ने में कैसी थी? इनकी रुचि अच्छी थी, जिसके कारण इन्होंने क्या किया? एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित हो जाएगी? 6 बिंदुओं पर। तो ये आपको याद रखना है। और ब्रेल लिपि क्या कंप्यूटर में पढ़ी जा सकती है? तो ये कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एक पॉइंट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो उनके लिए यूज की जाती है साइन लैंग्वेज, जिसे हम बोल सकते हैं सांकेतिक भाषा का प्रयोग। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आइए नीचे देखते हैं। सुधा चंद्रन को भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुधा चंद्रन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से। एक दुर्घटना के कारण उनका क्या हुआ था? पैर काट दिया गया था। तो सुधा चंद्रन को किसमें प्रसिद्धि प्राप्त है? भरतनाट्यम में। रविंद्र जैन को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। शरत गायकवाड़ का क्या है? एक हाथ खराब। तो क्या क्या याद रखना है आपको? सुधा चंद्रन भरतनाट्यम से संबंध, रविंद्र जैन आंखों से दिखाई नहीं देता, शरद गायकवाड़ एक हाथ खराब। आइए अब हम देखते हैं इसका एमसीक्यू पार्ट। तो
कौन कौन से क्वेश्चन अलग अलग टेट या सी टेट में पूछे गए हैं, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो हिंदू विवाह अधिनियम कब का है? अधिनियम 1955 का। इसके हिसाब से लड़के व लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लड़कों के लिए निर्धारित की गई है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए निर्धारित की गई है 18 वर्ष। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो यह कथन बताना है आपको क्या है? सत्य है, क्योंकि सभी परिवार इस तरह के होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी परिवार इस तरह के नहीं होते। जो परिवार इस तरह के होंगे वह क्या कहलाएंगे? एकल परिवार। और जिसमें दादा दादी, उनके बच्चे और बच्चों के भी बच्चे हों, वह कैसा परिवार कहलाएगा? संयुक्त परिवार। बात करें अगर बी की, संयुक्त नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, तो इसका भी कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जाता। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिवार कितने प्रकार के हो जाएंगे? कई प्रकार के, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो परिवार कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे को समाजीकरण में पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे को समाजीकरण में पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होगा? अपने परिवार से। तो आपको याद रखना है परिवार कैसा हो जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण का, बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से होगा? परिवार से। द्वितीयक कहाँ से होगा? विद्यालय से। ये आपको याद रखना है। तो बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से शुरू होगा? परिवार से। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक समाजीकरण है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर हो जाएगा शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बने परिवार। गलत। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी, तो ये तो हो जाएगा संयुक्त। केवल पति पत्नी, ये भी गलत। तो परिवार जिसमें माता पिता और उनके कैसे होंगे? अविवाहित बच्चे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो एकल या संयुक्त ये किसी भी परिवार में हो सकती है दहेज प्रथा, बाल श्रम किसी भी परिवार में हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दहेज तथा बाल श्रम दोनों ही क्या है? सामाजिक बुराइयां। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह कब पारित किया गया है? 2006 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। तो परिवार में क्या है? सभी की आय एक साथ सम्मिलित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। शारदा एक्ट का संबंध किससे हो जाएगा? बाल विवाह से। तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। तो शारदा एक्ट कब आया है? 1929 में। इसका संबंध किससे है? बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह से, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इसके तहत जो लड़कों की एज थी वह कितनी रखी गई थी? 18, और लड़कियों की कितनी रखी गई थी? 14। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है? दहेज, बाल विवाह, बाल श्रम। तो ये सभी के सब क्या हो जाएंगी? सामाजिक बुराइयां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसमें आपको आंसर देने हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगी? जो परिवार बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकल क्वेश्चन नंबर 3, एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, यह कथन सत्य है? आंशिक रूप से सत्य है ऑप्शन ए, बिल्कुल असत्य है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, परिवार की विशेषता नहीं है, तो परिवार की क्या विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विवाह एवं यौन संबंध, बी, समाज विरोधी कार्य करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है? तो किसके ऊपर चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर सी, बाल श्रम के ऊपर। और किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। क्वेश्चन नंबर 6, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो यह किसके द्वारा किया गया है? RRR आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना है? 1956 में। बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी जाती है। यह क्या कहलाता है? तो कहाँ पर दी जाती है शिक्षा? ऑप्शन नंबर डी, परिवार में। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, परिवार। जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है, वह कैसा परिवार कहलाएगा? मात्र सत्तात्मक। जहाँ पुरुषों की अधिक प्राथमिकता होगी वहाँ कैसा कहलाएगा? पितृसत्तात्मक। और जहाँ पर माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होंगे वह कैसा परिवार कहलाएगा? एकल परिवार। और संयुक्त परिवार, जहाँ दादा दादी, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, तो यह कैसा परिवार कहलाएगा? संयुक्त परिवार। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्र सत्तात्मक परिवार। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है, तो वह कैसे परिवार कहलाएंगे? पितृसत्तात्मक परिवार। ऑप्शन नंबर ए। बेस्ट मार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं? तो प्रारंभिक परिवार वे होते हैं जिनमें कैसा विवाह होता है? एक विवाह। ऑप्शन नंबर डी। परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है? तो परिवार में विघटन क्या कहलाएगा? पारिवारिक विघटन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है, यह किस नियम से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह किस नियम से संबंधित हो जाएगा? मिताक्षरा का नियम। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? तो निम्न में से कौन है? तो संयुक्त परिवार कहाँ पाए जाते हैं? ग्रामीण गाँवों में। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मनु के मतानुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? तो कौन सा विवाह सर्वोत्तम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा विवाह। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? तो किसके आधार पर? ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। तो गाइज आज की वीडियो में हमने परिवार नामक चैप्टर डिस्कस कर लिया है। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।